Hello everyone, myself Rakhi Meti, Assistant Professor, Department of Chemistry, JDB Girls College, कोटा। हम BSc पार्ट 2 में पेपर 3 में आपकी यूनिट चल रही है सेकंड ऊष्मागतिकी सेकंड थर्मोडायनेमिक्स सेकंड। आज उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंट्रोपी तथा ऊष्मागतिकी प्रायिकता, एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी। एक तंत्र निश्चित ऊष्मागतिक अवस्था में जितनी प्रकार से रह सकता है वह उस तंत्र की ऊष्मागतिक प्रायिकता कहलाती है। इसे सामान्यतः W से प्रदर्शित करते हैं। ऊष्मागतिक प्रायिकता को एक भौतिक उदाहरण द्वारा भी समझाया जा सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लकड़ी का एक बॉक्स है जो 2 भागों में बटा हुआ है। प्रत्येक भाग में 2 गेंदें रखी हुई हैं, आपको डायग्राम में दिखाया गया है। माना कि एक बॉक्स में 2 गेंदें रखनी है और इन गेंदों को रखने के लिए जो चित्र में आपको 6 विभिन्न प्रकार के 6 विभिन्न टाइप्स हो सकते हैं जिसमें आप गेंद को रख सकते हैं। गेंद के स्थान को पूरा ब्लैंक से बताया गया और खाली स्थान को केवल ओ से बताया गया। तो 2 विभिन्न गेंदों की इस तरीके से 6 स्थितियां होती हैं। ठीक है, उपरोक्त स्थितियों में से गेंदों की 4 स्थितियों में एक रूपता है, अर्थात बॉक्स के प्रत्येक भाग में एक ही गेंद भरी हुई है। अतः गेंदों की स्थितियों में एक रूपता की प्रायिकता 4/6 है, जबकि बॉक्स के एक ही भाग में दोनों गेंदों के पाए जाने की प्रायिकता केवल 2/6 है। उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि बॉक्स के प्रत्येक भाग में एक गेंद के पाए जाने की प्रायिकता उच्चतम है। हमें ज्ञात है कि एंट्रोपी जो होता है तंत्र में अव्यवस्था का माप होता है, डिसऑर्डर कितना है सिस्टम में। अधिकतम अव्यवस्था तब प्राप्त होगी जबकि अणु अधिकतम संभव स्थितियों में वितरित हो, अर्थात ऊष्मागतिक प्रायिकता उच्चतम हो। चूंकि किसी प्रक्रम में एंट्रोपी तथा ऊष्मागतिक प्रायिकता साथ साथ बढ़ती है, अतः साम्यावस्था को अधिकतम प्रायिकता की स्थिति माना जा सकता है। इस प्रकार यदि किसी प्रक्रम को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह साम्यावस्था की ओर अग्रसर होता है। चूंकि सभी स्वतः प्रक्रमों में एंट्रोपी बढ़ती है, अतः यह कहा जा सकता है कि सभी स्वतः प्रक्रम कम प्रायिक अवस्था से अधिक प्रायिक अवस्था की ओर बढ़ते हैं। इस तर्क के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि एंट्रोपी तथा ऊष्मागतिक प्रायिकता में एक सीधा संबंध है और जो एंट्रोपी है वो ऊष्मागतिक प्रायिकता का फलन है। इसका मतलब S = फंक्शन ऑफ W। माना कि 2 तंत्र जिनकी एंट्रोपी क्रमशः S1 और S2 हैं तथा ऊष्मागतिक प्रायिकता W1 तथा W2 है। चूंकि एंट्रोपी जो होता है एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, योगशील गुण है, अतः संयुक्त तंत्र की एंट्रोपी S का मान निम्न प्रकार से होगा S = S1 + S2 = फंक्शन ऑफ W1 + फंक्शन ऑफ W2। प्रोबेबिलिटी जो है वो एक मल्टीपल फैक्टर है, अतः संयुक्त तंत्र की परिणामी प्रायिकता को इस प्रकार से लिख सकते हैं W = W1 × W2। अब W1 इससे जो आपकी 120 और 121 समीकरण है, इससे S और W का मान हम रखते हैं 119 वाली में। तो फंक्शन ऑफ W1 + फंक्शन ऑफ W2 = फंक्शन ऑफ W1 × W2। यह समीकरण तभी सही हो सकती है जबकि फलन आपका लॉगरिथम हो। तो S = K log W + C, जहाँ पर K और C कांस्टेंट है। यह पाया गया है कि K बोल्ट्जमान स्थिरांक है। M प्लांक ने 1912 में C का मान 0 प्रस्तावित किया था, अतः समीकरण जो 123 है वो उसका टाइप कैसा हो जाएगा, S = K log W। इस समीकरण को हम बोल्ट्जमान प्लांक इक्वेशन बोलते हैं। परम शून्य ताप एब्सोल्यूट 0 पर पूर्णतया क्रिस्टलीय पदार्थ में केवल एक ही व्यवस्था संभव है। अतः 86 जो आपकी इक्वेशन लास्ट में हमने बताई थी, इससे इस ताप पर पदार्थ की एंट्रोपी 0 होती है, अर्थात ये ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम कहलाता है। तो अब ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम के बारे में पढ़ेंगे हम। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट और सेकंड लॉ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास है न्यू टॉपिक थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्थिर दाब पर किसी पदार्थ की एंट्रोपी में ताप के साथ परिवर्तन को किस प्रकार दर्शाया जाता है, वो है DS = Cp/T dt। माना कि एक सॉलिड है, उसको 0 केल्विन से T केल्विन तक स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है, तो ताप T ठोस के गलनांक से कम है, तो ठोस हो जाएगा 0 केल्विन से P से ठोस T केल्विन P। इस प्रक्रम में होने वाले एंट्रोपी परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए उपरोक्त समीकरण को ताप की सीमा 0 से T तक समाकलित करते हैं। तो डेल्टा S = ST - S0 = 0 to T Cp/T dt, या ST = S0 + 0 to T Cp/T dt। यहाँ S0 एंट्रोपी का परम शून्य ताप पर मान है, जो कि काल्पनिक राशि है।
चूंकि Cp/T का मान हमेशा धनात्मक होता है, अतः उच्च ताप पर एंट्रोपी का मान S0 मान से अधिक होगा। एम प्लांक ने 1930 में बताया कि शुद्ध पूर्णतः क्रिस्टलीय ठोसों के S0 का मान 0 होता है। यह प्रेक्षण ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम कहलाता है। इसके अनुसार शुद्ध एवं पूर्णतः क्रिस्टलीय ठोसों की एंट्रोपी का मान परम शून्य ताप पर 0 होता है, अर्थात जितने भी शुद्ध और पूर्णतः क्रिस्टलीय ठोस होंगे उनकी एंट्रोपी का मान 0 होगा। इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? एस लिमिट T टेंड टू 0 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स जब टेम्परेचर 0 होगा तो उसका एंट्रोपी का मान भी 0 होगा। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम को CP/D log T से बोला जाता है। ST जो होती है वो कहलाती है आपकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी, ठोस की परम निरपेक्ष एंट्रोपी, जो कि हमेशा धनात्मक होगी। ST को हम तृतीय नियम एंट्रोपी भी कहते हैं। तृतीय नियम प्रथम व द्वितीय नियम के साथ किसी नई अवधारणा को जन्म नहीं देता, बल्कि यह एंट्रोपी के मान की सीमा को निर्धारित करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नर्न्स्ट हीट थ्योरम, नर्न्स्ट का ऊष्मा सिद्धांत। जूम थॉमसन ने डैनियल सेल के लिए डेल्टा जी व डेल्टा एच दोनों पदों का मान समान बताया। इस प्रकार बर्थलॉट के अनुसार जब अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है तो तंत्रीय मुक्त ऊर्जा में कमी होती है तथा इन्हें डेल्टा जी व डेल्टा एच में मात्रात्मक संबंध बताया, जो साधारण ताप पर संगणित तंत्र के लिए सही है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज ने स्थिर दाब पर डेल्टा जी व डेल्टा एच में मात्रात्मक संबंध व्युत्पन्न किया। डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल ऑफ डेल जी अपॉन डेल्टा टी पी। इसे गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण भी कहते हैं, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी थी। रिचर्डसन ने विभिन्न तापों पर सेल के विद्युत वाहक बल को ज्ञात करने में पाया कि निश्चित दाब पर डेल ऑफ डेल जी अपॉन डेल्टा टी पी का मान ताप घटने के साथ धीरे धीरे घटता जाता है। फलस्वरूप जैसे जैसे ताप घटेगा वैसे वैसे ही डेल्टा जी का मान डेल्टा एच के अप्रोच हो जाएगा। अतः परम शून्य ताप पर लिमिटेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच, अर्थात गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण में भी T इज इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन हो तो डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, या लिमिटेशन T टेंस टू 0 डेल्टा जी इज इक्वल टू लिमिट T टेंस टू 0 डेल्टा एच। इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट 0 पर डेल्टा जी व डेल्टा एच समान होते हैं। नर्न्स ने प्रायोगिक रूप से बताया कि डेल ऑफ डेल जी अपॉन डेल्टा टी पी का मान तापक्रम कम होने पर कम होता है। इसके अनुसार किसी संघनन तंत्र के ताप को क्रमशः परम शून्य तक कम करने का मान क्रमागत या उपगामी रूप से घटते हुए शून्य की ओर अग्रसर होता है। इसे ही नर्न्स्ट का ऊष्मा सिद्धांत कहते हैं। ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि नर्न्स्ट का ऊष्मा सिद्धांत क्या है, तो इसमें आपको लिखना है किसी भी संघनन तत्व के ताप को क्रमशः परम शून्य तक कम करने पर डेल ऑफ डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी पी का मान क्रमागत या उपगामी रूप से घटते हुए शून्य की ओर अग्रसर होता है। इसे ही नर्न्स्ट का ऊष्मा सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि आपको ग्राफ से भी शो कर रखा है यहाँ पे। इस सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर न केवल डेल जी तथा डेल्टा एच के मान परस्पर समान होते हैं, बल्कि परम शून्य के निकट के तापों पर वे शनि शनि एक दूसरे की ओर अग्रसर होते हैं। जैसा कि आपको दिखाया है कि इसमें जो सॉलिड है उसका आचरण ठोस रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया, और जो अपूर्ण रेखा है उसका परम शून्य पर शनि शनि न होकर तीव्र गति से आकर मिलती है। नर्न्स्ट के सिद्धांत का जो गणितीय रूप है वो ये है, लिमिट T टेंस टू 0 डेल ऑफ डेल जी अपॉन डेल्टा टी पी इक्वल टू लिमिट T टेंस टू 0 डेल्टा ऑफ डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी पी इज इक्वल टू 0। नर्न्स्ट ऊष्मा का निष्कर्ष क्या है? कॉन्सिक्वेंस ऑफ नर्न्स्ट हीट थ्योरम। हम जानते हैं कि डेल्टा ऑफ डेल जी अपॉन डेल्टा टी पी इज इक्वल टू माइनस का डेल एस होता है, लेकिन नर्न्स्ट के अनुसार परम शून्य ताप पर डेल ऑफ डेल जी अपॉन डेल्टा टी पी इज इक्वल टू 0 होता है। लिमिट T टेंस टू 0 डेल एस इज इक्वल टू 0, या S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 0, अर्थात T टेंस टू 0 पर S2 इज इक्वल टू S1। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परम शून्य के क्षेत्र में सारे प्रक्रम बिना एंट्रोपी परिवर्तन के होते हैं। विसिनिटी ऑफ एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर में जितने भी प्रक्रम होंगे वो एंट्रोपी परिवर्तन के होते हैं। यह नर्न्स्ट ऊष्मा सिद्धांत का दूसरा स्टेटमेंट भी है एक तरीके से। सेकंड है, हम जानते हैं कि Cp और H में जो परिवर्तन है उसको हम किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं।
Cp डेल्टा Cp इज इक्वल टू डेल ऑफ डेल एच अपॉन डेल्टा टी पी। लेकिन नंस ऊष्मा सिद्धांत से परम शून्य केल्विन पे डेल ऑफ डेल एच अपॉन डेल्टा टी पी इज इक्वल टू 0, या लिमिट t टेंस टू 0 डेल ऑफ डेल एच अपॉन डेल्टा टी पी इज इक्वल टू 0, या लिमिटेशन t टेंस टू 0 डेल Cp इज इक्वल टू 0, या डेल Cp को Cp2 माइनस Cp1 लिख के 0, या लिमिट t टेंस टू Cp2 इज इक्वल टू लिमिट t टेंस टू Cp1। निश्चित दाब पर तंत्र की ऊष्माधारिता का अंतर परम शून्य की तरफ बढ़ने पर शून्य की ओर बढ़ता है, अर्थात परम शून्य के आसपास ऊष्माधारिता अपरिवर्तित रहती है। यह भी नंस ऊष्मा सिद्धांत का महत्वपूर्ण निष्कर्ष है कि जो परम शून्य ताप होता है उसके पास ऊष्माधारिता अपरिवर्तित ही रहेगी। नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट एंड कंसेप्ट्स ऑफ रेजिडुअल एंट्रोपी। अवशिष्ट एंट्रोपी का कथन और संकल्पना धारणा क्या है? ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम उन पदार्थों पर लागू होता है जिनका परम ताप पर पूर्णतया व्यवस्थित विन्यास होता है। एक शुद्ध क्रिस्टल में परमाणु क्रिस्टल की जालक पर व्यवस्थित रहते हैं। किसी क्रिस्टल के n परमाणुओं को n प्रकार के विभिन्न जालकों में फैक्टोरियल n प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। यहाँ की शुद्ध क्रिस्टल में सभी परमाणु समान होते हैं, व्यवस्थाएं भी समान होती है, एक दूसरे में विभेद नहीं किया जा सकता है। तो उनके जो कॉम्प्लेक्शंस होंगे उनकी संख्या को हम W से प्रदर्शित करेंगे। तो W इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1, या S इज इक्वल टू k log W इज इक्वल टू k log 1 इज इक्वल टू 0। यही ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम है, अतः शुद्ध क्रिस्टल की एंट्रोपी का मान 0 होता है। यदि हमें शुद्ध क्रिस्टल में अलग अलग प्रकार के A और B परमाणुओं को क्रिस्टल की साइड पर व्यवस्थित करना है तो उसमें जो नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्शंस होंगे वो होंगे W इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल na फैक्टोरियल nb, जहाँ n जो है वो नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्शंस है जो na और nb के बराबर हैं, और na और nb क्रमशः a व b परमाणु की संख्या है। अतः मिश्रित क्रिस्टल की एंट्रोपी, जिसे रेजिडुअल एंट्रोपी कहते हैं, वो होती है S रेजिडुअल इज इक्वल टू k log फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल na अपॉन फैक्टोरियल nb। अगर n का मान बहुत अधिक है तो समीकरण का जो हल होगा वो स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन से निकालना पड़ेगा। वो होगा हमारा log फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n log n माइनस n। तो S रेजिडुअल n का जब हम इसे यूज़ करेंगे तो हमारे पास आएगी माइनस n a log na प्लस n b log n b माइनस n log na, और जब मोल भिन्न के रूप में लिखेंगे तो लास्ट में फाइनल आती है आपकी S इज इक्वल टू माइनस एन के एन ए अपॉन एन ए अपॉन लॉग एन ए अपॉन एन प्लस एन बी अपॉन एन लॉग एन बी अपॉन एन। यदि A की मोल भिन्न एक्स ए और B की मोल भिन्न एक्स सी हो तो ये हो जाएगी एन के एक्स ए लॉग एक्स ए प्लस एक्स बी लॉग एक्स बी। चूँकि किसी भन के लघु गुणक का मान ऋणात्मक होता है तो कोष्ठक की राशि का मान भी ऋणात्मक होगा, और कोष्ठक के बाद वैसे ही ऋणात्मक है तो नेगेटिव टू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अर्थात किसी मिश्रित क्रिस्टल की एंट्रोपी का मान सदैव धनात्मक होता है, और इसे हम रेजिडुअल एंट्रोपी के मान से जानते हैं। अब हम ये कल्पना करें कि मिश्रित शुद्ध क्रिस्टल A व B से बना है, तो मिश्रित प्रक्रम के लिए शुद्ध क्रिस्टल A प्लस शुद्ध क्रिस्टल B से मिश्रित क्रिस्टल B बना। तो इस क्रिया में एंट्रोपी परिवर्तन का मान डेल एस मिक्स इज इक्वल टू S मिश्रित क्रिस्टल माइनस S प्योर माइनस S प्योर B। लेकिन शुद्ध क्रिस्टलों की एंट्रोपी का मान 0 होता है, तो डेल्टा एस मिक्स इज इक्वल टू एन के एक्स ए लॉग एक्स ए प्लस एक्स बी लॉग एक्स बी, और यह एक धनात्मक मात्रा है। अवशिष्ट एंट्रोपी के उदाहरण: कई क्रिस्टल ऐसे होते हैं जिन पर ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम लागू नहीं होता है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिस्टल, नाइट्रिक ऑक्साइड क्रिस्टल, क्रिस्टलीय बर्फ, डाइहाइड्रोजन। ये पदार्थ रासायनिक दृष्टिकोण से शुद्ध स्तर में है, लेकिन परम शून्य ताप पर इनकी एंट्रोपी का मान शून्य नहीं होता है, अर्थात ये पूर्णतया विन्यास की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। CO में सही व्यवस्था है जिसमें सभी कार्बन एक ही दिशा में होते हैं और सभी ऑक्सीजन दूसरी दिशा में होते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम से बता रखा है। वास्तविक क्रिस्टल में अणु के दोनों सिरे अनियमित विन्यासित रहते हैं तथा क्रिस्टल इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे ये दो अलग अलग प्रकार के अणु CO व OC के मिश्रण से बना है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि CO क्रिस्टल की जो अवशिष्ट एंट्रोपी होती है, जिसकी गणना समीकरण 141 से करते हैं, अगर उन अणुओं की संख्या ज्ञात की जाए तो इस प्रकार अलग अलग विन्यास रखते हैं।
तो इससे हम अवशिष्ट एंट्रोपी ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार NO के क्रिस्टलों में भी किनारों पर अणुओं की व्यवस्था हो जाती है। अतः दो प्रकार के विन्यास NO व ON होते हैं। बर्फ में भी परम ताप पर एंट्रोपी का मान धनात्मक आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रिस्टलों में अणुओं में की थोड़ी सी अव्यवस्था होने से ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम का पालन नहीं होता है। तो आपने देखा कि जैसे ही आपने थोड़ा सा भी उसमें डिसऑर्डर कर दिया तो ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम है उसका पालन नहीं होगा, कि ऊष्मागतिकी का जो तृतीय नियम होता है उसके अनुसार जो उसकी जो एंट्रोपी होती है वो परम शून्य ताप पर 0 होती है। लेकिन यहाँ पे एंट्रोपी का मान क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो जैसे ही डिसऑर्डर आया वैसे ही आपका जो ऊष्मागतिकी का थर्ड नियम होता है उसकी फॉलो नहीं होती है। तो ये रेजिडुअल एंट्रोपी का जो एग्जाम्पल था वो हमने आपको कार्बन मोनोऑक्साइड CO था उसके द्वारा बताया, जिसमें ऑक्सीजन